हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग जो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट का जो फर्स्ट चैप्टर था उसको हम ख़त्म कर दिए हैं। उसका हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आपको बनेगी उस ऑब्जेक्टिव को हम आपको कराएंगे। राइट, तो आपका पहला न्यूमेरिकल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि एक ही पदार्थ के बने दो वायर। कितने वायर हैं? तो दो वायर हैं जो एक ही सबस्टांस से बने हैं। ये इसमें बहुत खास बात है बेटा, बहुत खास बात है। एक ही पदार्थ से अगर दो गो वायर बना है तो दोनों वायर के लिए, जैसे मान ली कि पहला वायर है, लेट कर लो, और ये सेकंड वायर है, दोनों चूंकि एक ही पदार्थ से बना। अगर ये कॉपर का वायर है तो ये भी कॉपर का वायर है, अगर ये एल्युमिनियम का वायर है तो ये भी एल्युमिनियम का वायर है। राइट, तो दोनों के लिए जो प्रतिरोधकता होगा ना, दोनों के लिए रेसिस्टिविटीज होगी वो सेम होगी। बिकॉज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स एट मैटर या सब्सटेंस, वह सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। चूँकि एक ही पदार्थ से दोनों बना है तो दोनों के लिए प्रतिरोधकता तो बराबर होगी। दोनों के लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है और दोनों के व्यासों का अनुपात दिया हुआ है। तो बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, देख लो, मान लेते हैं कि ये पहला आपका मैंने ऐसा पहला वायर ले लिया, इस प्रकार से पहला वायर, और ये मैं ले लिया दूसरा वायर ले लिया, और इसका लेंथ हम मान लेते हैं L1, फर्स्ट वायर है ना, और इसका मान लेते हैं L2 लेंथ मान लेते हैं। इसके डायमीटर को मैंने मान लिया, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, ध्यान देना। लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर का लेंथ मैंने L1 मान लिया। डायामीटर मैंने मान लेता है, डायामीटर D1 मान लो। क्या मान लो? D1। ये दो डायामीटर है ना बेटा, ये ऐसे है ना, ध्यान से देखना, ऐसे है, इस प्रकार से बैठ, तो ये है आपका डायामीटर। तो डायामीटर मैंने क्या मान लिया? D1। राइट, रेसिस्टिविटी कितना होगा इसका? रेसिस्टिविटी आई मीन प्रतिरोधकता मैं रो मान लेता हूँ। अगर सेकंड वायर के लिए अगर आप चलें, सेकंड वायर के लिए, फॉर सेकंड वायर, तो लेंथ उसका मान लेते हैं L2। लेंथ कितना मान लिया? L2। डायामीटर उसका भी मान लो बेटा, तो डायामीटर मान लेते हैं D2। रेसिस्टिविटी उसका क्या होगा? तो उसका रेसिस्टिविटी रो ही होगा, बिकॉज दोनों जो आपका वायर है एक ही सबस्टेंस से मिलकर बना है। राइट, अब जो गिवन है और कह रहा है, देख रहे हैं क्या कह रहा है? दोनों श्रेणी क्रम में, मतलब इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अगर इधर बैटरी हम ऐसे कर दें, ये समझा रहा हूँ बेटा, ऐसे बैटरी अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ से जो करंट निकलेगी I, यही I करंट इस वायर से पास करेगा और यही I करंट इस वायर से पास करेगा, मतलब दोनों के लिए करंट सेम होगा। तो कह क्या रहा है यार? निकालना क्या है? दोनों तारों के आड़े विभवांतर का अनुपात, मतलब ये जो वायर है, इस वायर के बीच में जो विभवांतर क्रिएट होगा मान लेते हैं V1, और इसके बीच में जो विभवांतर क्रिएट होगा V2। तो आपसे पूछ रहा है V1/V2। आपसे क्या पूछ रहा है? V1/V2। फिर से समझो, दो वायर है बेटा, एक वायर का लेंथ L1 मान लिया, एक वायर का L2। एक वायर का डायमीटर मैंने D1 मान लिया, दूसरा का D2। रेसिस्टिविटी दोनों का सेम होगा, समझ लीजिए बात को। फिर पूछ रहा है कि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो बताइए कि दोनों के बीच, दोनों के आड़े, मतलब दोनों के आड़े का मतलब हो गया दोनों जो वायर है उसके दोनों सिरों के बीच में, यहाँ पर विभवांतर V1 क्रिएट हुआ, यहाँ पर V2 मान लेते हैं कि क्रिएट हुआ। तो आप V1/V2 बताइए क्या होगा? सवाल ये है आपका, तो ध्यान देना, बहुत सिंपल है, डरना नहीं है। देखो है क्या सॉल्यूशन कर देते हैं। वो तो आपका गिवन था और कुछ बात आप माने भी हैं, ठीक है। राइट, यही बातें हैं। अगर आप चाहें तो स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, जो मैं आपको डायग्राम दिया, सुंदर से थोड़ा सा काम कर लेंगे। राइट, सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पहला वायर के लिए चल रहा हूँ, फर्स्ट वायर के लिए मैं चल रहा हूँ। दोनों के लिए बेटा करंट सेम है, देख लो, दोनों में करंट सेम है। एक चीज़ तो है, इस चीज़ तो मैं मानता हूँ। एक चीज़ देखते हैं, फर्स्ट वायर के लिए मैं चलता हूँ, फॉर फर्स्ट वायर के लिए चलता हूँ, और लगा दो फार्मूला रेसिस्टिविटी का फार्मूला आता है R/A/L। तो पहला का रेसिस्टेंस कितना है? पहला वायर का रेसिस्टेंस मान लो R1, रेसिस्टेंस R1 मान लेते हैं, और दूसरा का रेसिस्टेंस मान लो आप
रेसिस्टेंस सेम नहीं हो सकता है ना, रेसिस्टेंस सेम नहीं हो सकता बिकॉज रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस पे नहीं। तो दोनों का लेंथ जब सेम नहीं है तो रेसिस्टेंस कैसे सेम होगी? लेंथ पर भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, और पदार्थ के क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अगर मान लेते हैं कि इसका लेंथ अगर हम मान लेते हैं L1 और एक और वायर है इसका भी लेंथ मान लेते हैं L1, तो क्या दोनों का रेसिस्टिविटी सेम, रेसिस्टेंस सेम होगा? दोनों का प्रतिरोध सेम होगा? नहीं। यह बात ही पर डिपेंड करता है कि दोनों किस पदार्थ से, अगर एक कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, तब तो सेम होगा। ये भी बात डिपेंड करता है कि मोटा कौन है। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है बहुत सारे चीज़ों पर, रेसिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस आर डिपेंड एट क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, वह सब्सटेंस की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर ये कॉपर का है और एल्युमिनियम का है तो दोनों का रेसिस्टेंस अलग होगा, भले क्यों नहीं दोनों का एरिया एक हो, दोनों का लेंथ एक हो, लेकिन क्वालिटी अलग अलग होने के कारण दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। तो ये दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा बेटा, इसका R1 इसका R2, बट रेसिस्टिविटी सेम होगा। कुछ समझने बातों को? चलो रेसिस्टिविटी का फार्मूला लगा दिया। तो पहला के लिए चल रहे हैं R1 और A है बाबू, यहाँ पर मैं A1 लिख देता हूँ बट्टा L1। चलो रो बराबर R1 इंटू A1 का मतलब हो गया इसके क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, पहला के लिए बात हो रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। तो क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल कैसा है? क्रॉस सेक्शन कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, R के जगह पर मैं लिख रहा हूँ इसके डायामीटर बटा 2, क्योंकि ये भी R है ना एक तरह से। ये हो गया आपका बटा L1 जस के तस। अगर इसको हम सोल्व कर लें तो R1 और ये हो जाएगा 4 ना, तो R1 पाई D1 स्क्वायर बटा 4L1। ये हो गया रो का आंसर, ये हो गया रो का आंसर। फर्स्ट वायर के लिए चला था। 4 सेकेंड वायर, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? रेसिस्टिविटी बराबर लगा रहे हैं, क्योंकि रेसिस्टिविटी दोनों के लिए सेम है बेटा। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर रो बराबर दूसरा के लिए चल रहा हूँ तो R2 A2 बटा L2, R2 रहने दो बेटा, R2 आप रहने दो। A2 का मतलब हो गया इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा? पाई D2 बटा 2 के होल स्क्वायर, क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है, R होता है व्यास का आधा, तो व्यास का मैंने आधा कर दिया, इसका व्यास D2 मान लिए थे ना, तो D2 का मैं आधा करके होल स्क्वायर कर दिया। L2 जस के तस। इसको जब सोल्व करोगे तो हमें लगता है कि रो बराबर आ जाएगा R2 पाई D2 होल स्क्वायर बटा 4L2। इसको सेकंड आप मान सकते हो, ऊपर वाला को फर्स्ट मान सकते हो, ठीक है, मान लिया। अब क्या करते हैं, दोनों का इक्वल कर दो। देखो मैं दूसरा न्यूमेरिकल लिया हुआ था लेकिन हमको पेज नहीं बचा, इसको मैं आगे देखूँगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग चलेंगे, और फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे बेटा। देख सकते हैं आप, फर्स्ट और सेकंड से मैं चल रहा हूँ, दोनों के LHS बराबर है तो आप RHS बराबर कर सकते हो। R1 पाई D1 स्क्वायर अपॉन 4L1 बराबर R2 पाई D2 स्क्वायर अपॉन 4L2। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बेटा? देखो R1 बटा R2, मैं निकाल लेता हूँ प्रतिरोध का अनुपात। तो R1 बटा R2 कितना दिया हुआ है बोलो? R1 बटा R2 यहाँ से निकाल लो, तो हो जाएगा D2 के होल स्क्वायर अपॉन D1 के होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? D2 बटा D1 का होल स्क्वायर। मैंने पूरा पर ऐसे स्क्वायर कर दिया, लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं। R1 बट्टा R2 बराबर, बेटा ध्यान देना, दिया हुआ है आपका व्यास का अनुपात दिया हुआ है 2:3, 2:3 दिया हुआ है। व्यास का अनुपात 2:3, मतलब D1 का वैल्यू 2 और D2 का 3। लेकिन यहाँ पहले D2 हुआ बाद में D1, तो इसको उलट के रखना पड़ेगा, 3/2 रखना पड़ेगा। होल स्क्वायर करोगे, देख सकते हो क्या है गिव है और मैं क्या रख रहा हूँ। डायमीटर का रेशियो 2:3, तो आप यहाँ पर 2:3, 2/3 नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ D2/D1 हो गया है, इसलिए आप 3/2 रखोगे, तो हो जाएगा 9 कितना 4, 9 कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका बेटा रेसिस्टेंस का रेशियो। रेसिस्टेंस का रेशियो मतलब इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस का जो रेशियो है, रेशियो R9 कितना हो जाएगा 4, 9/4, इतना रेसिस्टेंस का रेशियो है। हमें तो विभवांतर का रेशियो निकालना था। अब चलते हैं V1/V2 निकालते हैं। तो V1 का फार्मूला हो जाएगा IR1
अब V2 हो जाएगा IR2, राइट। V बराबर IR होता है ना बेटा। तो फर्स्ट वायर के लिए आप चल रहे हो तो फर्स्ट वायर में चलोगे तो आप IR1 लिखोगे। I1 क्यों नहीं सर? क्योंकि I तो सबके लिए सेम है ना, श्रेणी क्रम में ना, तो I तो सबके लिए सेम है। R1 क्यों? क्योंकि पहला का रेसिस्टेंस आप R1 लेट किए थे। समझ रहे बातों को? I for I कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 9, R1 बटा R2 का मान 9 कितना हो गया 9/4। तो यहाँ से कह सकते हैं कि V1 और V2 का जो रेशियो होगा वो 9:4 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो आप लोग कहोगे, आप लोग एक बात तो कह सकते हो कि सर यहाँ पे जो लेंथ का जो रेशियो वो यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, हमें भी ख्याल नहीं रहा। यहाँ पे कैलकुलेशन में हम लोग किए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। L1 L2 को हम लोग नज़रअंदाज कर दिए, यही होगा ना, इग्नोर कर दिए बेटा, इग्नोर कर दिए हो। चलो यहाँ से थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, इग्नोर कर दिया था, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से निकालो R1 बट्टा R2, आप लोग भी तो नहीं बताया ना। R1 बट्टा R2 का मान निकाल लो तो हो जाएगा D2 का होल स्क्वायर अपॉन D1 का होल स्क्वायर इंटू L1 यहाँ से ला जाएगा L1 बटा L2 हो जाएगा ना। तो इसका मान आया था 9/4, L1 का मान कितना है 1/2, L1 बटा 2, L1 बटा L2 का मान 1/2, लंबाइयों का अनुपात 1/2। तो यहाँ पर मैं उलटा क्यों नहीं, क्योंकि L1 पहले L2 बाद में। तो R1 बटा R2 का मान आ जाएगा 9/8। तो V1 बटा V2 जब निकालोगे नाव करके, जब V1 बटा V2 निकालोगे तो वहीं आ जाएगा ना। V1 बटा V2 निकालोगे IR1 हो जाएगा बटा IR2 हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगी, R1 का मान और R2 का मान 9/8। यही आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बस यहाँ पर यही देखना था कि दो वायर था, दोनों वायर एक ही सबस्टांस से मिलकर बना है, सो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा। तो रेसिस्टिविटी का ही फार्मूला हम लगा रहे थे। फर्स्ट वायर के लिए रेसिस्टिविटी का फार्मूला लगाया, सेकंड वायर के लिए रेसिस्टिविटी का फार्मूला लगाया, दोनों का LHS बराबर था, RHS को इक्वल कर दिया। बात को समझ में आ रही है? बस उम्मीद करते हैं समझ गए। चलो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, पढ़ लो क्वेश्चन को। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है जिनका रेटिंग दिया हुआ है, एक का रेटिंग है 60 वाट 100 वोल्ट, दूसरा का रेटिंग है 30 वाट और 100 वोल्ट, और दोनों को 100 वाट वाले सप्लाई लाइन से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ गया, दोनों बल्ब को, और दोनों बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद वो ऐसा सोर्सेज से जोड़ा गया है, एक ऐसा सोर्स से, मतलब ऐसा बैटरी ऐसा सेल से जोड़ा गया जिसका विभवांतर कितना है 100 वोल्ट। अब बताएं कि कौन सा बल्ब ज़्यादा जलेगा, 30 वाट वाला बल्ब ज़्यादा जलेगा या 60 वाट वाला। तो हम लोग यहाँ पर ये भूल कर जाते हैं कि 60 वाट है, इसका पावर ज़्यादा है, ज़्यादा जलेगा। लेकिन ये जो हम लोग करते हैं ना थोड़ा सा गलत कर जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ के साथ देखते हैं कि कौन ज़्यादा जलेगा। ध्यान देना, इधर भी मैं क्वेश्चन ले रखा हूँ, इधर मैं प्रैक्टिस में लगा रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर किया। देखो चलो आ जा, क्या है ध्यान से देखना। कितने बल्ब है? 2 बल्ब, 2 बल्ब है, 2 बल्ब है, दोनों बल्ब है कैसे? तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में इस प्रकार से बल्ब को जोड़ दिया। यहाँ बैटरी है, कितना वोल्ट का बैटरी है? 100 वोल्ट का बैटरी है, 100 वोल्ट का बैटरी। ध्यान से देखना, इसका रेटिंग कितना 60 वाट और 100 वोल्ट, इसका रेटिंग 30 वाट और 100 वोल्ट इसका रेटिंग है। ऐसा आप डायग्राम की हेल्प ले सकते हो। इसमें शायद हमको लगता है कि टंगस्टन भी रहता है, आप जानते हो फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ये मैंने छोटा सा डायग्राम ले लिया जिससे हमको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगी। देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा बेटा, ध्यान देना, एक फार्मूला लगेगा। यदि मैंने आपको एक बात बताया था इसके पहले, इसके पीछे वाला लेक्चर यदि आप देखे होंगे
तो P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या ये फार्मूला आप जानते हैं? P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये मैंने आपको बताया। यही फार्मूला ऐसे क्वेश्चन में लगेगा। क्यों सर ऐसा क्यों लगेगा? ध्यान से देखना क्यों लगेगा। मैं फर्स्ट बल्ब के लिए चल रहा हूँ, फर्स्ट बल्ब के लिए चल रहा हूँ, चूँकि हम जानते हैं पावर बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका पावर कितना है बोलो? 60 वाट। विभवांतर कितना है बोलो? 100 वोल्ट अपॉन 100 वोल्ट का स्क्वायर कर दोगे। और इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं, इस बल्ब का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1। कितना मान लिया? R1। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो, कैलकुलेशन करने मत लग जाना। अगेन चलते हैं, सेकेंड बल्ब के लिए चलते हैं। सेकेंड बल्ब के लिए ध्यान देना, और सेकेंड बल्ब के लिए हम लगाएंगे P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका P कितना है? 30 100 के स्क्वायर अपॉन R2 हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर 100 नहीं रखते, वी स्क्वायर ही रहने देते हैं, वी स्क्वायर यहाँ पर वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का तो विभवांतर सेम है ना, तो नहीं रखते हैं। रख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्या करोगे आप? ध्यान से देखना, दोनों को आप डिवाइड कर दो, इसको सेकंड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकंड, फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 60 वाट 30 वाट, 100 बट इतना 100 का स्क्वायर था बटा R1 था, फिर इन्हें नीचे 100 का स्क्वायर है बटा R2 है, डिवाइड कर दिया। देख रहे हैं आप? चलो यहाँ से आ जाएगा 2/1 और ये R2 ऊपर फेंका जाएगा सबसे ऊपर, और R1 नीचे हो जाएगा। ये आपका निकल गया R2 बटा R1। अगर यहाँ से हम सीधा कर दें तो R1 बटा R2 का मान कितना हो जाएगा? R1 बटा R2 का मान हो जाएगा 1/2। टेंशन नहीं लेना है बेटा, मैं दो बल्ब है, दोनों बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया जैसा मैं आपको दिखा दिया। अगर यहाँ से जो करंट निकलेगा तो करंट तो दोनों के लिए सेम हो, दोनों के लिए आई सेम होगा या नहीं होगा? बस दोनों के लिए सेम होगा, ये चीज़ आपको समझ के चलना। अब मैंने क्या किया? पहला बल्ब के लिए चला ये फार्मूला लगाया, दूसरा बल्ब के लिए चला फार्मूला लगाया, और फर्स्ट को सेकंड से भाग दे दिया। आप सेकंड को भी फर्स्ट से भाग दे सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, आप दे सकते हो। तो R1 अपॉन R2 का मान 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब हम लोग निकालेंगे H निकालेंगे। H मतलब हीट, ये कितना हीट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, और ए वाला बल्ब कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जो जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जो ज़्यादा हीट को उत्पन्न करेगा, वो ज़्यादा जल रहा है। इसका मतलब यही ना है, जो ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस कर रहा है वह समझो कि ज़्यादा जल रहा है। ठीक है, तो हम देखो निकालते हैं। अब हम लोग नाव करके H1 अपॉन H2 निकाल लेते हैं। H1 का मतलब पहला बल्ब के लिए हीट हुआ, ये दूसरा बल्ब के लिए, पहला बल्ब के लिए, पहला बल्ब का मतलब कौन सा बल्ब? इसको हम फर्स्ट बल्ब मान लेते हैं, इसको हम सेकंड बल्ब मान लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहला बल्ब के लिए मैं चला, तो पहला बल्ब के लिए चलो, H बराबर होता है I स्क्वायर RT। तो इसके रेसिस्टेंस को आप R1 मान लो, तो R1 के होल स्क्वायर और T, और I स्क्वायर R2 मान लेते इसके रेसिस्टेंस को। दूसरा बल्ब के रेसिस्टेंस को मैं R2 मान लिया, तो I R2 स्क्वायर T, A से कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल, तो H1 बटा H2 बराबर क्या हो जाएगा? R1 बटा R2 का होल स्क्वायर है ना, R1 बटा R2 का क्या है? होल स्क्वायर। तो H1 बटा H2 के मान आ जाएगा कितना? 1/4 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4H1 बराबर H2। बताओ कौन सा बल्ब ज़्यादा जल रहा है, H1 या H2? कौन सा ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है? तो H2 ज़्यादा है या H1? बताओ। तो H2 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? H2, क्योंकि H2 ज़्यादा है, H1 से H2 ज़्यादा है। कितना गुना? 4 गुना ज़्यादा है। H2 का मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, याद रखना, इसकी बात हो रही है। तो याद रखना, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला बल्ब ज़्यादा जलेगा, सेकंड वाला बल्ब ज़्यादा जलेगा। आप पूरी तरह से आप इसको क्लियर करके अगर बनाना चाहें तो पूरी तरह से भी क्लियर करके बना सकते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे फर्स्ट बल्ब के लिए, पावर P1 मान लो, रेसिस्टेंस R1 मान लो, और ये भी मान लो कि फर्स्ट जो बल्ब है, फर्स्ट बल्ब के द्वारा हीट जो उत्पन्न किया जा रहा है वह H1 है, दूसरे बल्ब के द्वारा हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है वह H2 है,
पूरा चीज़ कर लो और अंत में आपको ये सब कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो सेकंड वाला बल्ब ज़्यादा जलेगा, 30 वाट वाला बल्ब ज़्यादा जलेगा। आप ये चीज़ माइंड में रख लेंगे, 30 वाट। सॉरी, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं। फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, हम आर को स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए जो है थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया। यहाँ से चलो H1/H2 निकाल लो, तो H1 का हो जाएगा आई स्क्वायर R1T पहला के लिए और आई स्क्वायर R2T, राइट। ए से कैंसिल हो जाएगा तो H1 T से T कैंसिल होता है, H1/H2 बराबर हो जाएगा 1/2, निकाले हो ना, R1/R2 का मान 1/2, तो यहाँ से 2H1 बराबर H2। मतलब ए वाला बल्ब हर हाल में ज़्यादा जलेगा, ठीक है, सेकेंड वाला बल्ब ज़्यादा जलेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे सारे बातों को। इस चीज़ को आप कर लीजिए, न्यूमेरिकल को बना लीजिए। एक क्वेश्चन करता है कि यदि 60 वाट और 100 वोल्ट एवं 30 वाट और 100 वोल्ट का एक दो बल्ब है, दोनों बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, बताइए कौन सा बल्ब अधिक दीप्त होगा। लोग 60 वाट वाले को मार के आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा वही बल्ब जलेगा जिसका वाट कम है, जिसकी शक्ति कम है। 30 वाट वाला तुरंत भन से जल्दी पकड़ लेगा। तो ये बातें थी, मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक और न्यूमेरिकल है जो मैं आपको लिया हुआ। देखो, इस न्यूमेरिकल पर ज़रा विचार किया जाए, इस न्यूमेरिकल पर विचार किया जाए, इस न्यूमेरिकल पर विचार किया जाए, डिस्कशन किया जाए इस पर। ये क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जितना भी मार लो कम पड़ जाएगा, जितना भी मार लो कम पड़ जाएगा। लेकिन हाँ यार, ये सारा चीज़ आप लोग बनाना है, सारा चीज़ को आपको बनाना है, क्वेश्चंस को करना है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दो, उसको फिर से हम लोग बना लेंगे। अब देखो, दो सेल है आपके पास। कितने सेल हैं? दो सेल है। दोनों सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, दो सेल है। उसका आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ इंटरनल रेसिस्टेंस आप जानते हो बेटा, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अब समानांतर क्रम में जोड़ा गया है दोनों सेलों को, तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल बताइए। जैसे देखो, फिगर से समझेंगे। जैसे ही पहला सेल हो गया और ये हो गया दूसरा सेल। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2, ठीक है। दोनों को जोड़ा कैसे है? तो बिल्कुल पैरेलल में, इस प्रकार से जोड़ा है, पैरेलल ग्रुपिंग किया है इस प्रकार से। मान लेते हैं कि बाहर से इसको मैं ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ, जोड़ा गया, राइट। अब जरा सा सोचो, आपको से क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि समतुल्य विद्युत वाहक बल। इसका विद्युत वाहक बल कितना बेटा? E1, इसका है कितना? E2। समतुल्य विद्युत वाहक बल का मतलब हुआ कि दोनों सेल के बदले जो एक सेल आएगा उसका विद्युत वाहक बल निकालिए। कहने का मतलब है दोनों के बदले जो एक सेल आएगा। कहने का मतलब ये भी है कि ये जो सेल है, इस सेल मान लेते हैं कि I1 करंट को निकाला, इसके कारण ये जो सेल है I2 करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ आके मिल रहा है I1 प्लस I2 बराबर I। मान लेते हैं कि इधर बहने वाली करंट I है, तो I किसके बराबर होगा? इधर से I1 मिला, ये I1 दिया, इधर से ये I2 दिया। मान लेते हैं कि ये जो सेल है 0.5 एम्पियर को दिया और ये जो सेल है ये भी 0.5 एम्पियर को दिया या 0.2 एम्पियर को दिया। तो 0.5 इधर से आया, इधर से आया 0.2 एम्पियर, तो टोटल इधर तो निकलेगा 0.7 एम्पियर ना। तो यही बात आपको मैं बता रहा हूँ। I उसको मैं I मान लिया, तो I किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के। अब यहाँ पर बात हो रही है कि समतुल्य विद्युत वाहक बल। समतुल्य विद्युत वाहक बल का मतलब एक ऐसा सेल लाना है जो अकेले जो है 0.7 एम्पियर करंट देने की क्षमता रखता हो। ए हो गया, तो ये हो गया आपका समतुल्य सेल हो गया, जिसकी विद्युत वाहक बल को मैंने क्या मान लिया? ई। इक्विवेलेंट सेल, दोनों के बदले इक्विवेलेंट है, और इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मैंने क्या मान लिया? ई। इसका भी तो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर मान लिया। जब सबका है तो इसका भी कुछ होगा, तो इसका मैं आर मान लिया। अब यह आपका प्रोग्राम है पूरा, यही बातें हैं। दो सेल था, दोनों का अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस भी था। इस प्रकार से मान लेते हैं कि इधर से निकला I1, इधर से I2, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद वो I के बराबर हो गया, मान लेते हैं। अब समतुल्य की बात करें, मतलब दोनों के बदले एक सिंगल सेल आएगा। सिंगल सेल को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेल। उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही निकालना है।
ई का वैल्यू आपको चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, चूँकि आई बराबर क्या है आपका I1 प्लस I2, आई बराबर I1 प्लस I2, इसको फर्स्ट मान लो। यहाँ से देख रहे हैं फिगर नंबर 1 से, इसको आप फिगर नंबर 1 मान लो और इसको आप चाहो तो फिगर नंबर 2 मान लो। साफ साफ करना बेटा, फ्रॉम फिगर नंबर 1 से हम चल रहे हैं, फिगर नंबर 1 से मैंने चलो। अब चलो देखो, अभी फिगर नंबर 1 ही में रहेंगे। अब फर्स्ट शेल के लिए मैं चलूँगा। ये मेरा मान लिया कि फर्स्ट शेल है और ये मेरा मान लिया कि सेकंड शेल है। तो फर्स्ट शेल के लिए हम लोग चलेंगे, फर्स्ट शेल के लिए चलेंगे, लगाओ फार्मूला। तो फर्स्ट शेल आई बराबर वी बटा आर जानते हो ना, वी बटा आर जानते हो ना। तो आई बराबर वी बटा आर, तो फर्स्ट शेल के द्वारा निकला हुआ करंट I1 है, विवांतर उसका कितना है, विवांतर उसका E1 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। फर्स्ट शेल के लिए हो गया। सेकेंड शेल के लिए अगर चले हम, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको। चलो सेकेंड शेल के लिए अगर हम चलें तो I2 का मान वहाँ से निकाल लो, तो E2 बटा R2 और I1 और I2 के मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ध्यान देना, देखो यहाँ पर तो बचता नहीं है, तो इधर हम चलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ, ध्यान देना बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो I बराबर I1 प्लस I2 था ना। I1 के मान था E1 बटा R1 और ये था E2 बटा R2। ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। I बराबर एलसीएम ले लो R1 R2, तो E1 R2 प्लस E2 R1 हो जाएगा। देखो देख लो ध्यान से, इस प्रकार से हो गया ये। चलो मेरा I का मान निकला, इसको समीकरण ये मान लेते हैं। अगेन चलेंगे अब हम लोग फ्रॉम फिगर नंबर 2 चलेंगे, फिगर नंबर 2 में चलेंगे। 4 इक्विवेलेंस सेल के लिए, इक्विवेलेंस सेल के लिए चलेंगे। तो इक्विवेलेंस सेल के द्वारा निकला हुआ करंट कितना है I, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। सवाल है कि उसका प्रतिरोध कितना है। तो सर उसका प्रतिरोध R मान लिए थे, उसका प्रतिरोध कितना मैंने माना है R। तो ध्यान से देखना बेटा, इस R का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह जो R है इन दोनों प्रतिरोध के बदले ही आया है। समझ लीजिएगा, ये जो E है ये दोनों E1 और E2 के बदले E आया और R1 और R2 के बदले ये R आया। तो R का मान आप कैसे निकालोगे, सुन लो। ये जो R1 है, ये जो प्रतिरोध है आपका R1 ऐसे है और ये R2 ऐसे है, ऐसे था ना। ये दोनों को खोल करके ए को डाला गया है R। एक बात समझ में आ रहे होंगे। तो R का मान आप कैसे निकालोगे, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। आप R2 प्लस R1 बटा R1 इंटू R2, तो R का मान हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। कुछ समझ में आ रहा है बात को मैंने क्या किया। ये देखो, ये दोनों R1 और R2 दोनों समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम में जब दो को प्रतिरोध हो तो दोनों प्रतिरोध के बदले जो ये आया है, इस प्रतिरोध का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो नया प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, R का मान हो जाएगा, निकालो यहाँ पर से 1 बटा R बराबर है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। हम R निकाल रहे हैं, इसलिए R का मान आ जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर रख देंगे। इक्विवेलेंस के लिए चल रहे हो ना, तो इक्विवेलेंस के द्वारा निकला हुआ करंट I है, दोनों के इक्वल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका E था और उसका रेसिस्टेंस R था। R का वैल्यू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो फाइनल हो जाएगा R1 प्लस R2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर में वो E भी है और R1 इंटू R2। इसको समीकरण आप B मान लो। अब देखो दोनों को इक्वल कर दो, फ्रॉम A एंड B। A और B से आप चलोगे, जब A और B से आप चलोगे तो क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 R2 बराबर, इधर क्या है बेटा, E R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2। ये कैंसिल हो जाएगा और यही इसी का मान निकालना है, तो इसको सटल है तो लटका देंगे। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर ये हो जाएगी। बात यही था। तो ध्यान देना, आपको मैं अगर ऑप्शन दिखाना चाहूँ तो देखो इसका ऑप्शन
देखो यहाँ पर क्या है, E1 मतलब पहला सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और तुरंत यहाँ पर पहला ही सेल का रेसिस्टेंस है। तो पहला सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पहला सेल का रेसिस्टेंस रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए मिला है, पहला सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ दूसरा का सेल का रेसिस्टेंस आया है। ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव आएगा आपको मानना होगा, ये आता ही है। दूसरा सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो पहला सेल का रेसिस्टेंस है, और नीचे हर हाल में R1 + R2 होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। इस दोनों फिगर को आप देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करना, वीडियो को फिर से वाच करना पीछे ले जा करके, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में मैं आपको कितने न्यूमेरिकल बताया, 3 न्यूमेरिकल, एक 2 और एक न्यूमेरिकल। मैंने एक तरह से भी आपका न्यूमेरिकल है, तो मैं आपको 3 न्यूमेरिकल टोटल बताया। ध्यान देना। अगर मैं चाहूँ तो देखो एक और छोटा सा न्यूमेरिकल मैं कर लेता हूँ, ध्यान देना। चलो बताओ, छोटा सा ऑब्जेक्टिव मैं ले रहा हूँ। ये तो मैं आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आप समझ रहे होंगे और ये सारा चीज़ को आप करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन समझो कि 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब है। दोनों बल्ब को आप ऐसे जोड़ा गया, दोनों बल्ब को जोड़ा है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है दोनों बल्ब को। सम्मिलित शक्ति बताइएगा, टोटल शक्ति कितना हो गया। ये 60 वाट का है, ये 40 वाट का है, टोटल शक्ति कितनी हो गई। तो लोग करते क्या हैं, 60 और 40 को ऐड कर देते हैं और हो जाता है आपका 100। और ऑप्शन में भी देता है, फर्स्ट ऑप्शन 100 ही देता है। स्टूडेंट सोचा ना समझा, आराम से 100 वाट को टिक ऑफ कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। श्रेणी क्रम की बात कह रहा है। तो जानते हैं आप, यहाँ पे जैसे ही बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन दे, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन दे, तो आप कैपेसिटेंस वाला कॉन्सेप्ट को लेंगे। कैपेसिटेंस मतलब धारिता वाले कॉन्सेप्ट को। धारिता में क्या होती थी, जब श्रेणी क्रम में आप संधारित्र को ऐड करते थे तो उनकी धारिता निकालते थे 1/CS से। श्रेणी क्रम में याद कर लो, 1/C1 + 1/C2 1/C3 समथिंग करते थे। और जब समानांतर क्रम में होता था, ऐसे इस प्रकार से, तो आप CP बराबर लिखते थे C1 + C2। वही कॉन्सेप्ट लगेगा कैपेसिटेंस वाला। ये दोनों श्रेणी की बात कर रहा है तो सम्मिलित शक्ति निकालेंगे 1/P मान लेते हैं कि दोनों का ही इंक्लूड सम्मिलित जो है पावर है। तो इसको निकालेंगे P1 + 1/P2 से। P1 का मान हो गया 60 और ये हो जाएगा 40, हो जाएगा 60 × 40 हो जाएगा एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा आपका 100 1/P का वैल्यू। तो इसको उलट दोगे बेटा तो P आपका निकल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2400/100 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका 24 वाट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब समझ रहे होंगे। अगर श्रेणी क्रम की बात किया है तो सम्मिलित शक्ति आप ए वाला से लगाओगे। अगर समानांतर क्रम की बात करता ना तो 100 वाट सही था। कुछ बात पकड़ में आ रही है जी। अब देखो विद्युत परपथ की शक्ति कौन है, बताओ। विद्युत परपथ की शक्ति मैं आपको बताया था, P बराबर फार्मूला I² RT/T। T से T कैंसिल, तो ए वो फार्मूला ए निकला था। और यहाँ में हम लोग I के जगह पे रखे थे V/R, तो रखोगे तो V² R² × R, तो ये को निकला था V² याद करो पीछे वाला लेक्चर को। और अगर आप यहाँ पे रख देते हो तो निकलता है आपका I² रहने दो और R के जगह पे रख दो R के जगह पे रख दो V/I, तो ये कैंसिल हो जाता है तो VI निकल जाता है। तो शक्ति का मैं 3 ही फार्मूला बताया था, एक तो I² R था और एक था V² और एक था VI। तो बताओ कौन सा है। VR तो नहीं बताया है, V² नहीं बताया है, V² बताया है, ये भी नहीं चलेगा। तो आप समझ रहे हैं बातों को। 3 ही फार्मूला आपको याद रखना है पावर से रिलेटेड। फिर यहाँ पर कह रहा है कि कौन शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ये तो शक्ति को निरूपित करता है, बिकॉज दिस इज फार्मूला ऑफ पावर एंड दिस इज फार्मूला ऑफ पावर एंड दिस इज फार्मूला ऑफ पावर, फर्स्ट फार्मूला, एंड दिस इज नॉट फार्मूला ऑफ पावर। सो ए जो है ना, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट इट डज नॉट रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ए आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर और इसका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप शायद समझ रहे होंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन दे, सीरीज कॉम्बिनेशंस की बात करें और पावर पूछे, सम्मिलित पावर, तो आप कैपेसिटेंस वाला कॉन्सेप्ट से काम करोगे। श्रेणी की बात करें तो आप समानांतर वाला सोचोगे, ये वाला फार्मूला लगेगा।
और अगर समानांतर की बात करता तो हम लोग ए लगाएंगे, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ऐसे कितना हो बल्ब रहे। हमें लगता है कि आप समझ रहे होंगे। तो बताइएगा, मान लेते हैं कि हम देते हैं कि 60 वाट और एगो 30 वाट का बल्ब है, दोनों को हम समानांतर क्रम में जोड़े हैं, तो बताओ सम्मिलित शक्ति कितनी हो जाएगी, 90 वाट। समानांतर की बात करें तब, अगर श्रेणी की बात करता तो 1/60 और प्लस 1/30 हो जाता है आपका 1800 एलसीएम, यानी कि 18 वाट निकल जाता है। इसको सॉरी 18 वाट नहीं आएगा, ऊपर से आ जाएगा 30 प्लस 60 यानी कि आ जाएगा 1800/90 कट जाएगा, 9 दूना 18, 20 वाट इसका आ जाएगा। करके देखना इतना आपको आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इतना सारे बातों। तो आज के हम लोग यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को अगले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे।